चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी चैनल पर। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, वाईफाई स्टडी इज अ पार्ट ऑफ अवर एकेडमी। नमस्कार। जल्दी से बताइएगा, आपको मैं ऑडिबल हूं? जल्दी से बताइए। इंडियन हिस्ट्री का पार्ट 3 करने वाले हैं हम आज। जो बच्चा रेगुलर पढ़ रहा है उसे पता होगा कि कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री भी शाम को 7 बजे होगा और आपका ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ शाम को 7 बजे वाईफाई स्टडी पे होने वाला है फुल डिटेल के साथ। अगर आप पहली बार आए हैं तो शाम को 7 बजे हर दिन आना स्टार्ट करें, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट हो। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे लिखिए आवाज आ रही है। जल्दी से एक बार शेयर भी करना, बताना आवाज आ रही है ना। तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री का 3rd पार्ट। आपकी रैपिड फायर की सीरीज भी बहुत जल्द स्टार्ट होगी। जब मैं आपका ये कंटेंट तैयार करवा दूंगा तभी मैं 7 बजे इस सीरीज को स्टार्ट करूंगा और सबसे बेहतरीन सीरीज होगी। मेरा टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी इसलिए ज्वाइन करें कि आप इस क्लास के जस्ट बाद इस टेलीग्राम चैनल पे जो है पूरा कंटेंट ले सके, फ्री क्लासेस ले सके, गाइडेंस ले सके। तो अमन सर वाईफाई स्टडी सर्च जरूर करेगा। आज डाउट, रेस एंड फीचर और रिपोर्ट एंड विन, ये फीचर्स यूटिलाइज करें। एसएससी कॉम्बैक 6 फरवरी को होने वाला है। मेरा कोड लाइव अमन है, इसी को यूज करके दोबारा इस कॉम्बैक को जुड़िएगा। वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियो देखिए। फ्री क्लास में मैं आज आपको कुछ ऐसा स्पेशल कराने वाला हूं जिससे आपके बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। क्लास के अंत में बताता हूं, आप देख लीजिएगा। जो भी बच्चा देख रहा है क्लास के अंत में टेलीग्राम चैनल पे भी आपको अवेलेबल होगा। ध्यान रखना बेटा, अनलॉक का जो 20% का बेनिफिट है वो 10% की जगह जो 20% का बेनिफिट है वो सिर्फ आज के लिए बचा है। लाइव अमन कोड से आप ये बेनिफिट ले सकते हैं नए बैचेस में। एसएससी गोल या कोई से भी गोल में सब्सक्रिप्शन लेने के लिए लाइव अमन कोड यूज करना और अपनी फीस को कम करना। ठीक है, जितने बच्चे देख रहे हैं फीस जरूर कम कर लीजिएगा। चलिए, अब मुझे एक बार ही बताओ, कमेंट बॉक्स पे दोबारा लिखिएगा, कौन पहले 2 पार्ट देख चुका है? कौन कौन से बच्चे हैं जो पहले 2 पार्ट दे चुके हैं? एक बार ही यस लिखो जो बच्चे पहले 2 पार्ट देख चुके हैं इंडियन हिस्ट्री की, कमेंट करिएगा, है ना। फिर हम अपना 3rd पार्ट स्टार्ट करेंगे। टाइमलाइन के हिसाब से पढ़ा रहा हूं, उसी टाइमलाइन में मैं आपका सब कुछ कवर करा दूंगा। ठीक है, सब कुछ कवर करा दूंगा जीके का टाइमलाइन के हिसाब से। एक बार कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा कौन कौन पहले 2 पार्ट पढ़ चुका है। नहीं भी पढ़े हो तब भी चलेगा, यहां से स्टार्ट कर लो, आगे पूरी जीके कवर होगी। वैसे तो मुझे उम्मीद है सारे वही बच्चे हैं जो नए जो बच्चे पढ़ चुके हैं। और अगर आप पहली बार आए हो तो बेटा यहां से स्टार्ट करोगे तब भी आपकी 7 बजे पूरी जीके खत्म है। ठीक है, लेकिन टाइमिंग 7 PM रखना। चलिए, मैं आपको बता देता हूं, हमने सिविलाइजेशन खत्म कर लिया। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सिविलाइजेशन, पार्ट 1 और 2 जरूर देख लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। महाजनपदा, बुद्धिज्म और मौर्यन अभी नहीं किया, मैं अलग से मौर्यन एम्पायर कराऊंगा। ठीक है, मैंने आपको कल की क्लास में दिल्ली सल्तनत खत्म कराया था और मैंने बात कहां पे छोड़ी थी कि भाई इब्राहिम लोदी को बाबर ने हराया था और मुगल एम्पायर की स्थापना करी थी। आज का जो हमारा चैप्टर है कंप्लीट डिटेल है किसके ऊपर? मुगल एम्पायर के ऊपर पूरा डिटेल में। अगर ये हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको और भी चीजें कवर करा दूंगा। ठीक है, मुगल एम्पायर के साथ साथ और भी चीजें आपको मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, लेकिन हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरा चैप्टर। पूरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। चलिए, तो स्टार्ट कर रहा हूं मैं, है ना। देखिए, जब मैं बात करता हूं मुगल एम्पायर की, स्टार्ट कर रहे हैं मुगल एम्पायर, तो हमारे मन में क्या आता है? हमारे माइंड में एक नाम तो बहुत बार आता है कि यार जब भी मुगल एम्पायर की बात होती है तो हमारे दिमाग में आता है भाई अकबर। ठीक है, और बचपन में हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, बाबर का बेटा हिमायू का बेटा अकबर एंड ऑल, आगे पूरी लिस्ट आ जाती है, पूरा लास्ट तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, बहादुर शाह जफर तक पहुंच जाएंगे। लेकिन यार इनके बीच के जो क्वेश्चन है ना, इन पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। इनके बीच के जो क्वेश्चन है ना, इन पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। तो स्टार्ट किया जाए। जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा मुगल एम्पायर स्टार्ट करें। जल्दी से यस लिखिएगा क्योंकि इतने में बच्चे सारे कनेक्ट हो जाएंगे आपके, जो भी बच्चे पढ़ने वाले हैं। जल्दी से एक बार यस लिखिएगा कमेंट बॉक्स पे, फिर मुगल एम्पायर पढ़ेंगे डिटेल फॉर्म में। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं मुगल एम्पायर के बारे में। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन है। मुगल एम्पायर के फाउंडर कौन है? मैं हमेशा एक चीज पे सबसे पहले फोकस करता हूं कि भैया संस्थापक कौन है। तो बाबर के द्वारा मुगल एम्पायर की स्थापना करी गई थी। ये मैंने आपको कल भी बता दिया था क्योंकि हम इब्राहिम लोदी तक कवर कर चुके थे कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद बाबर ने जो है मुगल एम्पायर की स्थापना करी थी।
अब सवाल ये आता है, जैसे मैंने आपको दिल्ली सल्तनत जब पढ़ाया, दिल्ली सल्तनत पढ़ाते समय मैंने आपको ये चीज क्लियर बता दी कि उनका जो ओरिजिन था वो तर्किश ओरिजिन था। क्या ओरिजिन था? तर्किश ओरिजिन था। दिल्ली सल्तनत में जो कुतुबुद्दीन ऐबक आया और जितने भी आए वो सारे तर्किश ओरिजिन के थे। लेकिन क्या मुगल एम्पायर तर्किश ओरिजिन का है? सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या मुगल एम्पायर तर्किश ओरिजिन का है? पहले ये इस सवाल का जवाब दीजिए, मुगल एम्पायर क्या तर्किश ओरिजिन का है? यस और नो, है ना? बताइए आंसर क्या है इस क्वेश्चन का। चलो, तो मेरे हिसाब से आप सभी का आंसर तो नो ही होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि यार इनका जो ओरिजिन है, जो दिल्ली सल्तनत था उनका ओरिजिन तर्किश रहा था, लेकिन जो मुगल एम्पायर है उनका ओरिजिन क्या रहा था? अफगानिस्तानी, अफगान, ठीक है, अफगान ओरिजिन रहा था। जिसमें दो बातें याद रखना, बाबर फादर साइड से जो है तैमूर की तरफ से थे। आपने सुना होगा तैमूर ने आक्रमण किया था, तैमूर का आक्रमण आपने सुना होगा। और जो मदर साइड है उसमें चंगेज खान, ठीक है, ध्यान रखना, फादर साइड से बाबर तैमूर की फैमिली से थे, और अगर मैटरनल माता की तरफ से अगर देखा जाए तो बाबर जो है चंगेज खान की फैमिली से थे। और ओरिजिन जो है इसका क्या था? अफगान ओरिजिन था। अफगान, फरगना आपने सुना है नाम? किस किस बच्चे ने फरगाना नाम सुना है? ठीक है, फरगना नाम सुना है, फरगाना बोलो या फरगन बोल लो, ठीक है, किस किस बच्चे ने सुना फरगना? देखिए, फरगना अफगानिस्तान की एक सबसे बड़ी रियासत मानी जाती थी। तो बाबर के जो पिताजी थे वो फरगना रियासत के राजा थे, ठीक है, और फरगना जो है बाबर को मिला था, लेकिन बहुत कम उम्र में। चलिए बताइए कौन सी उम्र में बाबर राजा बने? सवाल का जवाब हर कोई देगा कि भाई कौन सी उम्र में, एट विच एज बाबर जो है ये राजा बना, सुल्तान बना। बताइए कौन सी एज में बाबर राजा बना? क्वेश्चन का आंसर बताइए, बाबर कौन सी एज में राजा बना था? इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बताइए, बड़ा छोटा सवाल पूछा मैंने आपको कि बाबर कौन सी एज में राजा बना था। किसी को पता है बाबर कौन सी एज में राजा बना था? अब सारे अपना अपना बता रहे हैं, मैंने आपसे अकबर का नहीं पूछा है, अकबर का नहीं बताना, बाबर का बताना। क्वेश्चन का दिमाग में रखना, ठीक है। फरगना की रियासत जो है बाबर के हाथ 12 साल की आयु में लग गई थी। पिताजी की मृत्यु जो है 12 साल की आयु में हो गई थी। और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिल सकता है कि कितनी वर्ष की आयु में बाबर जो है गद्दी पर सियासत में जो है राजा बन गया था। तो ध्यान रखना 12 साल की आयु है, ना 11 लिखे ना 12 लिखे, जो आयु रहेगी वो 12 साल की उम्र है, ठीक है। और अकबर का अब आपको नहीं पूछते, आपसे बाबर का पूछा जा सकता है, 12 साल की उम्र में क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। शुरुआत हमने कर दी है इसकी। देखो याद रखना, इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है, कि इसका ओरिजिनल नाम क्या था, ठीक है, बाबर का ओरिजिनल नाम क्या था, क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। ये बाबर का ओरिजिनल नाम आपसे पूछा जा सकता है, हिज ओरिजिनल नेम वाज, ठीक है, जलालुद्दीन मोहम्मद। क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है कि बाबर का असली नाम क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा बाबर का असली नाम था, है ना। तो ये क्वेश्चन आपको मिले तो डायरेक्ट आंसर क्या लगाना है, जलालुद्दीन मोहम्मद जो है बाबर का असली नाम था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में मिल सकता है कि भाई असली नाम क्या था बाबर का, जलालुद्दीन मोहम्मद जो है बाबर का असली नाम था। अच्छा, बाबर अफगानिस्तान में रह रहा था, तो क्या मन में आया ऐसा कि भैया बाबर ने दिल्ली पे अटैक कर दिया, दिल्ली पे अटैक कर दिया, इब्राहिम लोदी की सल्तनत पे अटैक कर दिया? क्या मन में आया ऐसा? कुछ हुआ था क्या ऐसा? बताइए, कुछ हुआ था क्या ऐसा? बताइए। बड़ा आसान सा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण करने का क्या कारण था बाबर का? बाबर ने मुगल एम्पायर दिल्ली में स्थापित किया, तो कुछ मन में तो आया होगा कि भाई किस वजह से दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण किया जा रहा है, कौन सा एक कारण था जिसकी वजह से बाबर ने दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण किया था, और उसकी वजह से बैटल ऑफ पानीपत जो है पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। क्या कारण था? बुलाया गया था, चलो बुलाया गया था, तो मुझे 3 व्यक्तियों के नाम बताओ, ऐसे 3 व्यक्तियों के नाम बताओ जिन्होंने बाबर को जो है न्योता दिया था कि आओ दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण करो और इब्राहिम लोदी को हराओ। ऐसे 3 व्यक्तियों के नाम बताओ, बताइए, ऐसे 3 व्यक्तियों के नाम जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में आक्रमण करने के लिए बाबर को इनवाइट किया था। ये 3 नाम आपको पता होने चाहिए,
ठीक है, मैं आपको बता देता हूं कौन कौन से 3 नाम है, अगर आप बता पाओ तो। आपको पता है? चलिए, पहला बच्चे बता रहे दौलत खान, पहला बच्चे बता रहे हैं दौलत खान ने इनवाइट किया था। चलो ठीक है, दौलत खान था कौन, पता है किसी को? दौलत खान था कौन? दौलत खान हुआ दौलत खान, बेटा किसी को नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं, सूबेदार थे ये पंजाब के, ये उस समय सूबेदार थे पंजाब के, दिल्ली सल्तनत के समय में, ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम बताइए, दूसरा नाम क्या है? राणा संगा। आपने सुना होगा राणा संगा जो है ना, इसने भी एक तरीके से बाबर को इनवाइट किया था, हालांकि बाद में बाबर ने इसी के साथ बैटल करी थी राणा संगा के द्वारा, ठीक है। राणा संगा के साथ भी बैटल हुई थी, लेकिन पहले स्टार्टिंग में इनवाइट इन्होंने किया था कि भाई इब्राहिम लोदी को हराया जाए। तीसरा नाम बताइए, तीसरा नाम बताइए, तीसरा नाम किसी को पता है? आलम खान, अंकल ऑफ इब्राहिम लोदी। आलम खान बड़ा फेमस नाम है। 3 व्यक्ति हैं जिनके इनविटेशन की वजह से बाबर ने जो है भारत पे आक्रमण किया। आपको ये 3 नाम पता होने चाहिए कि भारत पे बाबर ने आक्रमण किया और फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ, उसका कारण क्या था? इनविटेशन इन तीनों की तरफ से गया था कि इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बेतोड़ कोशिश की जाए। तो इसी वजह से बैटल ऑफ पानीपत हुई थी 1526 में, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर की स्थापना भारतवर्ष में हुई थी, क्योंकि इब्राहिम लोदी हार गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जो है जीत गया था। बाबर के जीतने का कारण क्या था पता है आपको? इब्राहिम लोदी की जो सेना थी ना, वो बाबर के सेना के मुकाबले पता नहीं कितने गुना थी, मल्टीपल टाइम्स कह सकते हैं, बहुत ज्यादा। फिर भी बाबर जीता और आखिरी समय में जीता। कारण क्या था बाबर के जीतने का? आखिरी समय में क्या कारण था? क्या कारण था जिसकी वजह से बाबर ने जो है आखिरी समय में जीत हासिल करी थी? कमेंट करिएगा। देखिए, इन्होंने एक नया मिलिट्री टैक्टिक यूज किया था, जो कि इसके एक दोस्त कह सकते हैं, मुस्तफा, ठीक है, मुस्तफा नाम था, उसके द्वारा कुछ मिलिट्री टैक्टिक यूज की गई थी, जो कि गन पाउडर और ये सब यूज करना बाबर के समय में सबसे पहली बार शुरू हुआ था। इसी वजह से जो है बाबर जो है बैटल में जीता था, अदरवाइज कोई और कारण नहीं था कि जिस वजह से बैटल जो है बाबर जीत पाता पहला बैटल, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है इस तरीके से कि भाई कौन से ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिसकी वजह से बाबर जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जीता? तो याद रखना मुस्तफा, मुस्तफा नाम याद रखना, ठीक है। गन पाउडर, मिर्ची पाउडर एंड आर्टिलरी वेपन्स, इन सब का पहली बार प्रयोग किया गया था किसी बैटल में, तो वो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जो पूरे भारतवर्ष को देखने को मिला था। आर्टिलरी वेपन का सबसे पहली बार प्रयोग जो है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ही भारत में किया गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इन्होंने एक और बैटल हुई, देखो यार 1526 में इन्होंने बैटल ऑफ पानीपत में हरा दिया इब्राहिम लोदी को, लेकिन बाद में राणा संगा के रिवोल्ट के बाद बाबर को बैटल ऑफ कनौआ, ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी बैटल में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा संगा को हराया था? तो ध्यान रखना, बैटल ऑफ कनौआ में हराया था, आगरा के नियर बाय ये बैटल हुई थी 1526 में। इस पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है, इस पे क्वेश्चन जरूर मिलेगा कि भाई कौन सी बैटल में जो है बैटल ऑफ कनौआ में बाबर ने राणा संगा को हराया था, ठीक है। अच्छा, एक सवाल आता है, बहुत छोटा सा सवाल है, इंपॉर्टेंट है बेटा। एक बात बताओ, कौन कौन बच्चा थ्योरी बढ़िया तरीके से पढ़ना चाहता है? एक बार कमेंट बॉक्स पे यस लिखना। जो बच्चा पूरी थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्टेड है कि हाँ भाई जीके को डीपली पढ़ेंगे ना तो आएगा। क्वेश्चन तो हम पढ़ने वाले, क्वेश्चन की रैपिड फायर सीरीज में स्टार्ट करूंगा, लेकिन बाकी चीजें भी जरूरी। एक बार कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। जो बच्चा हिस्ट्री की पूरी थ्योरी और ज्योग्राफी की भी पूरी थ्योरी और पॉलिटी की पूरी थ्योरी पढ़ने वाला है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा यस। अगर आपको पूरी थ्योरी पढ़नी है ना, बिल्कुल समय पे आया करो यार 7 बजे, क्योंकि हम एक एक करके सारे चैप्टर उठा रहे हैं। आज मुगल एम्पायर में स्टार्ट भी कर दिया हूं, खत्म भी करने की कोशिश करूंगा। नहीं भी होगा कोई दिक्कत नहीं है, कल होगा शाम को 7 बजे ही होगा जो भी होगा। अच्छा, अब इसका ध्यान रखना, एक क्वेश्चन आपको बहुत बारी मिलेगा कि भाई बाबर को गाजी कहा जाता था। 2 व्यक्तियों के द्वारा गाजी टाइटल लिया गया था, उसमें एक व्यक्ति थे बाबर। बाबर को जो गाजी टाइटल मिला था, बाबर ने जो गाजी टाइटल अज्यूम किया था वो कौन सी बैटल के बाद किया था? अब सवाल क्या होता है कि ऐसा सवाल आता है और पहला ऑप्शन दिया होता है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत,
बैटल ऑफ पानीपत, और दूसरा ऑप्शन दिया होता है बैटल ऑफ कनोहा, ठीक है, बैटल ऑफ कनोहा। आप क्या आंसर लगाएंगे? बाबर ने जो गाजी का टाइटल एज्यूम किया था वो कौन सी बैटल के बाद एज्यूम किया था? फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत या बैटल ऑफ कनोहा जिसमें उन्होंने राणा संगा को हराया था? बताइए कौन सी बैटल के बाद उन्होंने ये टाइटल एज्यूम किया था? क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है ना? ये क्वेश्चन ध्यान रखना कि आप गलती से भी बैटल ऑफ पानीपत मत लगा देना, क्योंकि उस समय बैटल में जो है बाबर मेवाड़ के राजा को नहीं हरा पाए थे और वो भिड़े भी नहीं थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे उन्होंने जो है मेवाड़ के राजा को हराया। बैटल ऑफ कनोआ के बाद उन्होंने इस टाइटल को लिया था, क्वेश्चन आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद बाबर ने जो है अफगान जो भी थे, जितने भी अफगानी थे, उनको बैटल ऑफ गोगरा में हराया था, ठीक है, ध्यान रखना, बैटल ऑफ गोगरा में हराया था, जो कि बिहार में हुआ था। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि भाई देखो यार, ऐसे क्वेश्चन में बैटल ऑफ पानीपत कहां पे हुआ वो तो आपको पता ही, भाई पानीपत में हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपसे दूसरा क्वेश्चन हुआ बैटल ऑफ कनोआ कहां पे हुआ? आगरा में हुआ, ये आपको क्वेश्चन मिलेगा। तीसरा क्वेश्चन आपको ये मिल सकता है कि बैटल ऑफ गोगरा कहां पे हुआ? तो ये अफगानिस्तानियों को ठीक है, बाबर ने हराया था और बिहार में हराया था। ये कहां पे हराया था? बिहार में हराया था। क्वेश्चन आपको मिल सकता है, क्वेश्चन आपको यहां पे मिल सकता है कि बैटल ऑफ गोगरा कहां पे थी, ठीक है, बिहार में हुई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा बाबर ने और भी बहुत सारे लोगों को हराया था, है ना। चलिए, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। अब एक चीज बहुत इंपोर्टेंट आती है, बाबर के ऊपर एक मेमोरियल लिखा गया है, मेमोर कह सकते हैं उनकी याद में, जिसका नाम था तुजुके बाबरी, ठीक है। क्या नाम था? तुजुके बाबरी। पहला तो सवाल ये आता कि ये किस भाषा में लिखा गया है, ठीक है, किस भाषा में लिखा गया है? तो ये याद रखना, ये तर्किश भाषा में लिखा गया है। कौन सी भाषा में? अगर आपसे ये क्वेश्चन मिलता है कि तुजुके बाबरी किस भाषा में है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है कि तर्किश भाषा में जो है, ठीक है, ये थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चन आपको मिल सकता है। कौन सी भाषा? तर्किश भाषा। अब एक यही ऐसा कंटेंट है जो बाबर को ना एक अच्छा इंसान दर्शाता है। पता है आपको, बाबर को एक अच्छा इंसान बताया गया है सिर्फ और सिर्फ इसी मेमोर में, तुजुके बाबरी में। उसमें यह दर्शाया गया है कि बाबर जो है हर इंसान को मतलब कदर करता था। फ्लोरा एंड फोना, इंडिया की जो नेचर है ना, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था। इंडिया का, भारत का जो वातावरण था ना, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत के वातावरण में एक शुद्धि थी, उससे बहुत ज्यादा प्रभावित था। इस वजह से भी बाबर ने जो है भारत पे आक्रमण किया, दिल्ली सल्तनत को हटाया और मुगल एम्पायर की स्थापना करी। ह्यूमन कैरेक्टर जो है वो तुजुके बाबरी में साफ दर्शाया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अब बात आती है बाबर के बाद कौन, ठीक है, बाबर के बाद कौन? हुमायूं। अच्छा मुझे बताओ, हुमायूं को बड़े प्यार से मिल गया था क्या बाबर की सल्तनत पूरी? क्या हुमायूं बड़े प्यार से बाबर का उत्तराधिकारी बना कि नहीं? हाँ या ना? यस और नो का आंसर आना चाहिए। क्या बाबर के बाद हुमायूं बड़े प्यार से उत्तराधिकारी बना था कि थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ा? बताइए, क्या बड़े प्यार से उत्तराधिकारी बना या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? जल्दी से बताइएगा। कह रहे हैं बड़े प्यार से जो है हुमायूं जो है, ज्यादातर बच्चे नो बता रहे, चलो ठीक है, अब ठीक है, ज्यादातर बच्चे नो बता रहे हैं, अब ठीक है। बेटा हुमायूं को जो है पूरा साम्राज्य लेने में बहुत ज्यादा समय लगा था। कारण इसका क्या था, ठीक है, कारण इसका क्या था? पहले ये ध्यान रखना कि बाबर के जो बाद जो हुमायूं हुआ था ना, इसकी माता का नाम क्या था? हुमायूं की माता का नाम क्या था? मदर का नाम बताइए। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। फादर तो चलो बाबर पता ही है आपको, मदर का नाम बताइए, ठीक है। हुमायूं की माता का नाम क्या था? क्वेश्चन क्या था, ठीक है, क्या नाम है? ध्यान रखना, क्वेश्चन आ चुका है इस पे, इसलिए मैं अलग से बता रहा हूं। महीम बेगम। क्या नाम था? महीम बेगम। क्या नाम था? हुमायूं की माता का, मदर का नाम क्या था? महीम बेगम नाम था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और किसी भी राजा को बड़ी आसानी से राज्य नहीं मिला है। राजा बनने के लिए अशोका ने 99 ब्रदर्स को मारा था। उसके बाद जो है कलिंग वॉर के बाद धामा को प्रमोट किया था। राजा आसानी से नहीं बना जाता है, ठीक है।
बाबर की जो बेसिकली 2 वाइफ थी उसमें से महिम बेगम के पुत्र थे हुमायूं, और बाकी हुमायूं के 3 भाई और थे। ठीक है, 3 भाई और थे, जिसमें बहुत जो है अपोजिशन किया था किसके द्वारा, कामरान के द्वारा। किसके द्वारा, कामरान के द्वारा बहुत ज्यादा अपोजिशन किया गया था। ध्यान रखना, हुमायूं को कामरान को हराना पड़ा था। ठीक है, इस थ्रोन पे आने के लिए, ये राजगद्दी को लाने के लिए। ठीक है, कामरान को हराया था बैटल में, तभी जाके जो है ये बाबर के बाद हुमायूं जो है 1530 में राजा बने थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिल सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा कि कौन से वर्ष में जो है हुमायूं को मुगल एम्पायर का नेक्स्ट जो है शासक घोषित किया गया। तो ध्यान रखना 1530 में, लेकिन दैट वाज नॉट सो इजी। 1530 में बस इतना ध्यान रखना कि बाबर एल्डर सन थे बाबर के। ठीक है, एल्डर सन थे, क्वेश्चन ये आ सकता है। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन मिल सकता है। चलिए, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। उसके बाद कौन, देखो यार हुमायूं का ना क्वेश्चन जो है वो आपको ये मिल सकता है कि उन्होंने कुछ बैटल लड़ी थी, जिसमें सबसे बड़ी बैटल थी, ठीक है, अगेंस्ट शेर शाह। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बैटल जो है हुमायूं ने किसके अगेंस्ट लड़ी थी। क्वेश्चन ध्यान रखना कि ही फॉट द बैटल अगेंस्ट शेर शाह, बहुत फेमस नाम था। ठीक है, द अफगान लीडर एट चौसा एंड कनूज वेयर ही वाज कंप्लीटली डिफीटेड। हार का सामना करना पड़ा था हुमायूं को, हार का सामना करना पड़ा था किससे, शेर शाह से। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये बाद में किया था, सबसे ऑलमोस्ट कह सकते हैं आखिर में शेर शाह से हार का सामना करना पड़ा। बैटल ऑफ चौसा कहते हैं। कौन सी बैटल में हुमायूं जो है शेर शाह से हारे थे, क्वेश्चन का आंसर क्या बताओगे। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि कौन सी बैटल में शेर शाह जो है हुमायूं को हराए थे, या फिर हुमायूं शेर शाह से हारे थे। बैटल ऑफ, ध्यान रखना, चौसा। कौन सी बैटल, बैटल ऑफ चौसा। क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस पे आपको क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा कि भाई हुमायूं किससे हारे थे, शेर शाह से हारे थे, और कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ चौसा में हारे थे। क्वेश्चन ये आपको डायरेक्ट मिल सकता है। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा के ऊपर 3-4 बैटल हैं जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है, 3-4 बैटल पे तो आप फोकस कर ही लेना। जो मैंने बैटल ऑफ पानीपत बताया, राणा संगा के साथ जो लड़ाई हुई वो, बैटल ऑफ गोरगा बताया, बैटल ऑफ चौसा बताया, ये 3-4 बैटल तो आपको मुगल एम्पायर की याद रखनी है कि भाई किसको किसने हराया। ठीक है, चौसा का युद्ध बहुत प्रसिद्ध है जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। देखो, शेरशाह ने जब हुमायूं को हरा दिया ना, उसके बाद भी जो है मुगल एम्पायर जो है खत्म नहीं हुआ पूरी तरीके से। हम कह सकते हैं कि मुगल एम्पायर खत्म नहीं हुआ क्योंकि हुमायूं ने एस्केप कर लिया था। ठीक है, ईरान, 15 सालों के लिए हुमायूं ईरान में रहे थे। ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। ठीक है, बैटल ऑफ चौसा के बाद, एस्केप करने के बाद, वहां से भागने के बाद हुमायूं कितने वर्ष जो है ईरान में रहे थे। क्वेश्चन आपको मिल सकता है कि हुमायूं कितने वर्ष ईरान में रहे थे। ये क्वेश्चन आपको मिलने के चांसेस हैं। और कितने वर्ष, आंसर क्या होगा जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हुमायूं कितने वर्ष जो है, जल्दी से बताइए कितने वर्ष, 15 वर्ष है ना, 15 वर्ष क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। चौसा आम होता है, क्या खूब बात करी हो यार, है ना, क्या खूब बात करे हो आप। लेकिन अभी पढ़ने पे ध्यान दो, आम पे ज्यादा फोकस ना करो, नहीं तो आम हो जाओगे, इतने आम हो जाओगे कि कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, समझ रहे हो बात को। अभी पढ़ने पे ध्यान दो, 15 साल पे फोकस रखो, बैटल चौसा पे फोकस रखो। ठीक है, चौसा आम पे फोकस ना रखो। ठीक है, सही नहीं रहेगा आपके जीवन के लिए। चलिए, तो आंसर क्या है, देखो यार, शेरशाह जो है जीते तो डेफिनेटली बीच में थोड़े पीरियड के लिए शेरशाह का राज होगा, तो उसके द्वारा जो है एक इंटरिम में जो है सुर एम्पायर की स्थापना की गई। मुगल एम्पायर का इंटरिम कह सकते हैं, थोड़े वर्ष के लिए हुआ था, जहां पे ये बैटल को हारे थे। ठीक है, 1540 से लेके 1555 के बीच में शेरशाह ने सुर एम्पायर की स्थापना करी। डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है। ऑब्वियसली यार, अब हुमायूं को हराया तो बीच में सुर एम्पायर तो बनेगा, शेरशाह के द्वारा बनाया गया था। ठीक है ना, इसने बहुत सारे राजपूताना के साथ वॉर करी, पंजाब के साथ वॉर करी, सिंध के साथ वॉर करी, मुल्तान के साथ, बुंदेलखंड, हर जगह वॉर करी, सबको जीतने की कोशिश करी कि भैया सब जीत लूं मैं। यही गलती थी।
ठीक है, बाबर ने एक जगह जीतने के बाद उसे इतना स्ट्रोंग बनाया था कि कहीं पे लड़ने की जरूरत ना पड़े। शेरशाह सूरी ने एक जगह जीतने के बाद इतना ज्यादा उतावला हुआ कि मतलब सब कुछ जीतना है, पूरा भारत जीतना है, राजपूताना, पंजाब, सिंध, मुल्तान, बुंदेलखंड। यही गलती थी जिसका अकबर ने फायदा उठाया था, यही गलती थी जिसका अकबर ने फायदा उठाया था। बस आपको क्वेश्चन ये याद रखना है कि भाई सुर एम्पायर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा जो है सुर एम्पायर की स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है, डायरेक्ट मिलेगा। उसके बाद आपको पता ही है, इसने 5 सालों तक रूल किया, बट जो है एडमिनिस्ट्रेशन ठीक ठाक था, लेकिन सिस्टम कैसा भी हो, ठीक है, सिस्टम कैसा भी हो जो है बाद में अच्छा, इधर एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। आपने एक बहुत प्रसिद्ध लोकेशन सुनी होगी दिल्ली में, क्वेश्चन आता है पुराना किला पे कि भाई पुराने किले की स्थापना जो कि दिल्ली में करी गई वो किसके द्वारा करी गई? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? पुराना किले की स्थापना जो दिल्ली में करी गई वो किसके द्वारा की गई? जल्दी से बताइएगा, पुराने किले की स्थापना दिल्ली में किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन आ सकता है, या कौन से एम्पायर में हुई थी? दोनों में से कोई भी सवाल मिलेगा तो आंसर क्या होगा? दोनों में से कोई भी सवाल मिलेगा तो आंसर क्या होगा? बेटा अभी तो हम क्या बोलते हैं, ब्रिटिश एम्पायर पे पहुंचेंगे, ब्रिटिश एम्पायर स्टार्ट करेंगे। जो ब्रिटिश एम्पायर आया था उसके बाद और भी बहुत सारी चीजें, धीरे धीरे पूरे चैप्टर खत्म होंगे और टाइमिंग एक ही रहेगी। वाईफाई स्टडी पे 7 PM, वाईफाई स्टडी पे 7 PM और टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी, जिसपे आपको सब कुछ मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान रखना। ये जो पुराना किला दिल्ली में स्थापित किया गया था, ये शेरशाह सूरी के समय में सुर एम्पायर में स्थापित किया गया था। ठीक है, बहुत ज्यादा लंबे समय नहीं था। आप देख रहे हो 40 से 55 है, 40 से 55 है, मोस्ट प्रोबेबली 15 से भी कम जो है इनका जो है ये रहा था, शासनकाल रहा था, एक इंटरिम कह सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आ सकता है, आप एक हम शब्द यूज करते हैं ना आज के समय में, भाई इसका क्या दाम है, इसका क्या दाम है? बहुत सुना आपने इसके बारे में। आप कभी भी किसी का रेट पूछते हो तो सीधा हम दाम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो कॉइन है दाम होते थे, ये जो कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए गए थे ना, ये दाम नाम के कॉइन इंट्रोड्यूस किए गए थे। सिर्फ ये जो है यही कॉइन्स को 1835 तक चलाया गया। सबसे लंबे चलने वाले कॉइन्स है जो कि मुगल एम्पायर के समय में शुरू किए गए थे। दाम्स किसके द्वारा? शेरशाह सूरी के द्वारा सुर एम्पायर में स्थापित किया गया था। ये सिक्के कॉइन्स जो लगाए गए थे, ठीक है, यूज करना सारे। क्वेश्चन आपको 100% मिल सकता है। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत सारे फेमस जीटी करनाल रोड, बड़ा प्रसिद्ध नाम है जीटी करनाल रोड। देखो, शेरशाह सूरी ने सिर्फ 15 साल राज किया, लेकिन 15 साल में जो भी किया ना वो आज के समय तक चलता है, आज के समय तक हम सुनते हैं। ठीक है, चाहे वो जीटी करनाल रोड हो, चाहे हम ये शब्द दाम का प्रयोग कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी प्रशासनिक कार्य ऐसे किए गए थे जो शेरशाह सूरी के अच्छे थे। ठीक है, जिसमें से एक दाम याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कम्युनिकेशन के लिए 4 इंपॉर्टेंट हाईवे बनाए गए, जिसे आज के समय में जीटी करनाल रोड कहा जाता है, ग्रैंड ट्रंक रोड जो है कहा जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? सुर एम्पायर में शेरशाह सूरी के समय में ग्रैंड ट्रंक रोड जो है, जीटी करनाल रोड आज के समय का जो है शेरशाह सूरी के समय में बनाया गया था, बहुत प्रसिद्ध है। और यह सवाल आपको ऐसे भी मिल सकता है कि जो सुर एम्पायर में शेरशाह सूरी ने कितने हाईवे बनाए थे? 2 बनाए थे, 3 बनाए थे, 4 बनाए थे या 5 बनाए थे? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए? क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? मैं आपको कंसेप्ट के साथ ना क्वेश्चन पैटर्न समझा दे रहा हूं। कंसेप्ट के साथ मैं क्वेश्चन पैटर्न क्यों समझा रहा हूं कि यार ये क्वेश्चन पैटर्न ही आपके पेपर का हिस्सा बनने वाला है। ठीक है, कलकत्ता से लाहौर तक जो है ये ग्रैंड ट्रंक रोड जो बनवाया गया, शेरशाह सूरी के समय बनवाया गया। 4 हाईवे इसमें क्रिएट किए गए थे, 4 इंपोर्टेंट हाईवे इसमें क्रिएट किए गए थे। क्लियर हुआ सभी को? है ना, ये इंपोर्टेंट है। शेरशाह सूरी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। मैं चारों हाईवे के नाम बता रहा हूं। पहला है सोनौर गांव से सिंध तक, कहां से लेके? सोनौर गांव से सिंध तक, पहला हाईवे। दूसरा आगरा से लेके बहरमपुर तक, दूसरा हाईवे। हाईवे के नाम याद रख लो, कोई भी आपको ऑप्शन में मिल सकता है। तीसरा जोधपुर से लेके चित्तौड़ तक, तीसरा हाईवे। शेरशाह सूरी के द्वारा जो ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया गया, तो ये चारों के चारों नाम लिख दिए मैंने। चौथा हाईवे लाहौर से लेके मुल्तान, जो कि इंपोर्टेंट है। लाहौर से मुल्तान का भी बड़ा फेमस जो है माना जाता है। तो ये है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है,
लाहौर से मुल्तान, जोधपुर से चित्तौड़, आगरा से बहरमपुर और सोनारगांव से लेके सिंध तक के चारों के चारों हाईवे पे क्वेश्चन आपको आ सकता है। क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को जितने बच्चे देख रहे हैं? बेटा पूरी इंडियन हिस्ट्री पढ़ लेना, ज्योग्राफी भी पढ़ लेना। शाम को 7 बजे वाईफाई स्टडी पे जो थ्योरी मिलती है वो कहीं और नहीं मिल सकती है। कंप्लीट थ्योरी पढ़ो। क्वेश्चन भी मैं आपकी सीरीज स्टार्ट कराऊंगा, लेकिन थ्योरी भी पढ़ लो। क्वेश्चन भी पढ़ेंगे लेकिन थ्योरी पहले पढ़ेंगे, है ना। काम भी थ्योरी आएगी आपके, बहुत ज्यादा काम आने वाली है। एक बहुत फेमस मुस्लिम जो है, कहां पे? ससरम में बनवाया गया था। वन ऑफ द आर्टिपीस ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर इसे कहा जाता है, मुस्लिम एट ससरम। ठीक है, ससरम लोकेशन पे जो मुस्लिम बनाया गया था, एक जो हमारी कृतियों का, वास्तुकला का एक सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है भारत में आर्किटेक्चर का। ठीक है, ससरम में लोकेटेड है ये मुस्लिम। किसके द्वारा बनाया गया? ठीक है, ये मुस्लिम किसके द्वारा बनाया गया? सुर एम्पायर में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है 100%। क्लियर है सभी को? आज आपको मौका मिल जाएगा मुझसे लाइव क्लास में, ठीक है, बाय वॉइस जो है। मैंने एक ओपन हाउस सेशन रखा है आपके लिए इस क्लास के जस्ट बाद। बहुत सारे बच्चों के डाउट आ रहे हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे तैयारी कर रहे हैं। तो ओपन हाउस सेशन अनअकैडमी पे जाना, ओपन हाउस सेशन में अमनदीप शर्मा सर्च कर लेना, ढूंढ लेना और उसमें जुड़ जाना। 8:10 पे स्टार्ट होगा। सब मुझसे बात कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। ऑडिबली फोन से अनअकैडमी ऐप खोल के ओपन हाउस में जाना जरूर, पर एक बारी मुझसे डिस्कशन कर लेना। मैं आपको डिस्कशन में बहुत कुछ बता दूंगा, ठीक है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, हर एक राजा ने ना प्रसिद्ध जो ज्ञानी लोग होते थे, पोएट होते थे, उन सबको पैटर्नाइज जरूर किया है। पैटर्नाइज करने का मतलब उनका संरक्षण किया है, उनको प्रमोट किया है ना। अब यह पूछा जा सकता है कि शेरशाह सूरी के समय में किसको पैटर्नाइज किया गया था? तो ध्यान रखना, मलिक मोहम्मद जयासी, ठीक है, जिसके द्वारा पद्मावर जो है लिखी गई थी। ठीक है, पद्मावर आपने सुना, पद्मावत बहुत फेमस है, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जयासी के द्वारा लिखी गई थी और सुर एम्पायर में शेरशाह सूरी ने इसे पैटर्नाइज किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट कहां मिलेगा? मेरा टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी, उसे ज्वाइन कर लेना, उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें आपको मिल जाएगा। बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, डोंट वरी। सब कुछ आप 7 बजे पढ़ सकते हो। एक महीने वाईफाई स्टडी पे 7 बजे आ जाओ। कवरेज जीके की 100% है, ठीक है। देखिए, जो भी शेरशाह के सक्सेसर रहे थे उस पर हुमायूं ने आक्रमण किया था 1555 में हुमायूं ने दोबारा आक्रमण किया, ठीक है। हुमायूं ने कंक्योर किया और 6 महीने बाद, ठीक है, कंक्योर करने के बाद भारत को दोबारा 6 महीने बाद हुमायूं की जो है मृत्यु होगी, ठीक है। माना जाता है कि हुमायूं की मृत्यु हो गई थी 6 महीने बाद, दोबारा शेरशाह को हराने, शेरशाह के जो सक्सेसर थे उनको हराने के बाद हुमायूं की भी मृत्यु हो गई थी। लेकिन हाँ, मुगल एम्पायर की स्थापना दोबारा हो गई थी, ठीक है। मुगल एम्पायर की स्थापना जो है दोबारा हो गई थी। क्वेश्चन आपको मिल जाता है। चलिए, ये क्वेश्चन आ गया। अब बात आती है कि भैया सबसे बड़े शासक, ठीक है, हम कह सकते हैं कि हमारे मुगल एम्पायर की अगर बात करी जाए या पूरे भारतवर्ष में बात करी जाए, अकबर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको सबसे ज्यादा धर्मनिरपेक्ष माना गया है। एक ऐसे सेकुलर पर्सन की बात है, अकबर की बात है, कि जिसमें मतलब सब कुछ देखने को मिला कि एक राजा क्या हो सकता है। अकबर को सभी मानते हैं, सब जानते भी हैं ना, ग्रेटेस्ट मोनार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष के सबसे बड़े सम्राट माने जाते हैं अकबर, कुछ कारणों से। अकबर क्या था? बहुत पढ़ा लिखा था या इलिटरेट था? पहले बताओ, अकबर बहुत पढ़ा लिखा था या इलिटरेट था? जल्दी से बताइए, क्या था अकबर? जल्दी से कमेंट करिएगा, इलिटरेट या फिर बहुत पढ़ा लिखा। चलिए, अच्छा, वैसे ये क्वेश्चन तो खैर आसान है ना, ये क्वेश्चन तो वैसे आसान है, इलिटरेट। लेकिन एक इलिटरेट व्यक्ति इतना बड़ा मोनार्क हो सकता है, उसके कारण अनेक हो सकते हैं, खूबियां हो सकती हैं बहुत सारी, वो खूबियों पे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और जो है अकबर के बारे में जानते हैं। अकबर के अभी तक मैंने किसी के टेन्योर को याद करने के लिए नहीं कहा, लेकिन मैं 1556 से लेके 1605 अकबर के टेन्योर को याद करने के लिए जरूर कहूंगा, ठीक है।
अकबर के टेन्योर को याद करने के लिए जरूर कहूंगा। ठीक है, देखिए अकबर के समय में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, अकबर हर एक लड़ाई का हिस्सा नहीं बने। मैं एग्जांपल देता हूं, पहला एग्जांपल सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। इसमें अकबर की लड़ाई हेमू से हुई थी, लेकिन अकबर ने डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं किया। अकबर की जगह जो है बैरम खान ने जो है पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, एज ए कह सकते हैं कि एम्पायर में जो सेनापति होते हैं वही होते हैं, बैरम खान ही जो है अकबर को, ठीक है, सेव किए थे, अकबर को बचाए थे। ठीक है, अकबर का कोरोनेशन जो है, राज तिलक भी जो है अकबर का बैरम खान के द्वारा किया गया था। तो ध्यान रखना, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में हेमू और बैरम खान की लड़ाई हुई थी। ठीक है, बड़ी प्रसिद्ध लड़ाई है। ठीक है, बड़ी प्रसिद्ध लड़ाई है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। ठीक है, 1556 में जो है ये लड़ाई हुई थी, बड़ी प्रसिद्ध लड़ाई मानी जाती है सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, जिसमें बैरम खान और हेमू के बीच में लड़ाई हुई थी। हेमू हारा था। हेमू कौन था? क्या मैं कह सकता हूं भारतवर्ष का अंतिम हिंदू शासक? क्या हेमू के लिए स्टेटमेंट सही है? यस बोलना। भारतवर्ष का अंतिम हिंदू शासक क्या हेमू था? यस और नो बताइए, यस और नो। बस एक सवाल मैंने पूछा है, आपको पता है क्या? बताइए, क्या हेमू भारतवर्ष का अंतिम हिंदू शासक था कि नहीं? ठीक है, बताइए, जल्दी से बताइएगा, क्या हेमू भारतवर्ष का अंतिम हिंदू शासक था? चलिए, है ना, याद रखना ये क्वेश्चन आ सकता है कि भारतवर्ष का अंतिम हिंदू शासक कौन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप हेमू लगाएंगे और कुछ मत लगाना, हेमू ही इसका आंसर होगा। और ये हेमू पे क्वेश्चन ये आ चुका है, मैं इसलिए ये क्वेश्चन बता रहा हूं, स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि भारतवर्ष का अंतिम हिंदू शासक जो है वो कौन है? हेमू, जो कि सेकंड बैटल ऑफ पानीपत में बैरम खान से आ रहा था। उसके बाद मुगल एम्पायर दोबारा स्थापित हुआ था, अकबर का राज जो है शुरू हो गया था। अकबर के राज में बड़ी बड़ी जो इंपोर्टेंट पॉलिसीज है ना, वो अकबर ने खुद नहीं बनाई। ठीक है, पहली बात, अकबर एक ऐसा व्यक्ति था जिसको विश्वास करना बहुत अच्छे से आता था। मतलब ऐसा होता ना कि ट्रस्ट करना किसी पे, और सेकुलर ट्रस्ट था। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मुस्लिम इंसान पे ही ट्रस्ट करेंगे, हिंदू पे नहीं करेंगे। ध्यान रखना, अकबर ने जो है किसके साथ विवाह किया था? राजा बर्मल जो थे उनकी पुत्री के साथ विवाह किया था, और राजपूताना के साथ जो है टाई अप कर लिया था, लड़ने की जगह टाई अप। ठीक है, बहुत सारे ऐसे शासक आए हैं मुगल एम्पायर में जिन्होंने टाई अप करने की जगह लड़ना अच्छा समझा, लेकिन अकबर ने राजपूताना क्लैंस के साथ टाई अप किया, समझौता किया, विवाहित समझौता था वो एक तरीके से। लेकिन वो समझौता अकबर के लिए बहुत काम आया, क्योंकि राजपूताना क्लैन से उनकी जो है किसी भी तरीके की दुश्मनी जो है खत्म होगी, एक व्यक्ति को छोड़ के। बताइए, राजपूताना क्लैन में एक व्यक्ति का ऐसा नाम बताइए जो कि अकबर को पसंद नहीं करता था। कमेंट करिएगा, मुगल एम्पायर को ही नहीं पसंद करता था। एक व्यक्ति का नाम बताइए जिसने अकबर से भिड़ने की बेतोड़ कोशिश करी, और बड़ा प्रसिद्ध नाम है। बताइए, राजपूताना क्लैन में कौन सा एक व्यक्ति है जिसने अकबर से भिड़ने की बेतोड़ कोशिश करी और भिड़े भी थे? नाम बताइए सारे के सर, बड़ा प्रसिद्ध नाम है, क्या आप सभी जानते हैं? ठीक है, कौन से ऐसे राजपूताना किंग रहे हैं जो राणा प्रताप, महाराणा प्रताप बोलो भाई। ठीक है, महाराणा प्रताप, ठीक है, बड़ा फेमस नाम है, सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन थे राजपूताना क्लैन में, लेकिन महाराणा प्रताप के साथ नहीं थे। ठीक है, महाराणा प्रताप के साथ नहीं थे, इस वजह से, ठीक है, इस वजह से जो है एक और बैटल हुई जिसमें महाराणा, जो कि मेवाड़ के राजा थे महाराणा प्रताप, ठीक है, उनके साथ भिड़ंत हुई थी। राणा प्रताप को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, 1576 में महाराणा प्रताप को लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। क्वेश्चन आ सकता है, इस पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। अच्छा, वैसे एक कमेंट करना, कल शाम को 7 बजे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ने कौन कौन आ रहा है? कल शाम को स्टार्ट हो जाएगी 7 बजे, 7 PM पे वाईफाई स्टडी पे स्टार्ट हो जाएगी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। जल्दी से कमेंट करिएगा कौन कौन पढ़ने आने वाला है। कल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि आज मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा। तो कौन कौन कल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शाम को 7 बजे पढ़ने आने वाला है? बेटा, इसी का पार्ट 4 स्टार्ट होगा कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री का।
यही मैं कवर कराने वाला हूं कि मैं पूरी कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री कवर कराऊंगा, इसलिए मैं पार्ट्स में आपको एक सेम टाइम फिक्स 7 PM पे पढ़ा रहा हूं। आपको यही थंबनेल लिखा हुआ मिलेगा, पार्ट 4 लिखा होगा, समझ लो आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला है कल। ठीक है, ध्यान रखना, भूलना मत, मेरे टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी पे जुड़ जाना सारे के सारे, सो डेट आपको ना ये मिल पाए। अभी तो खैर अभी क्लास ये पूरी होने दो। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं अकबर के बारे में। अकबर ने एक बहुत फेमस रिलीजन, जो कि हम जानते हैं फेमस है लेकिन उस समय प्रसिद्ध नहीं हो पाया था, दीन इलाही। ठीक है, ये दीन इलाही जो है एक तरीके से उलमास ऑर्थोडॉक्सी के खिलाफ था। मुगल एम्पायर, मुगल्स की जो ऑर्थोडॉक्सी थे उसके खिलाफ था, कि एक तरीके से सेकुलरिज्म का हिस्सा था, लेकिन ये बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। दीन इलाही रिलीजन किसके द्वारा स्थापित किया गया? अकबर के द्वारा, लेकिन बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ। ठीक है, इनके द्वारा देखो अकबर के जो विवाहित जीवन था वो आपको पता ही है, राजा जो है उनकी बहुत सारे विवाह हुए होते हैं। तो अकबर ने सेकुलरिज्म के चलते अपनी हिंदू वाइफ्स को भगवान की पूजा करने का अलाउ कर दिया, जो कि इससे पहले किसने नहीं किया। ठीक है, इनके द्वारा जो है हाउस ऑफ वर्शिप बनाया गया, इबादत खाना। ठीक है, कहां पे? फतेहपुर सीकरी में। सवाल डायरेक्ट मिल सकता है आपको कि भाई इबादत खाना जो है, ये इबादत खाना जो है कहां पर बनाया गया? फतेहपुर सीकरी में बनाया गया। क्वेश्चन आपको डायरेक्ट मिलेगा कि इबादत खाना कहां पर बनाया गया? फतेहपुर सीकरी में बनाया गया। ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 100% आएगा। मैं वही क्वेश्चन कराता हूं बेटा जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये क्वेश्चन आपके पेपर का हिस्सा बन सकता है, आपको ये क्वेश्चन कर लेना चाहिए। ठीक है, और जो भी बच्चा देख रहा है इस चीज का ध्यान रखना, जब भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे, आपके लिए एक, जो भी बच्चा पहली बार जुड़ रहा है उसके लिए एक स्पेशल मैसेज होगा, वो जरूर देख लेना क्योंकि वो जरूरी है आपके लिए। ठीक है, वो मैं इसलिए रखता हूं कि आपकी गाइडेंस आपको मिल सके। जब आप मुझसे टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी पे जुड़ोगे, आपको एक गाइडेंस मिलनी चाहिए, उसके लिए मैं आपको एक वीडियो अवेलेबल कराता हूं, वो जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए ये हो गया। इन्होंने बहुत सारे स्कॉलर्स को इनवाइट किया। जो प्रसिद्ध जो स्कॉलर्स थे वो आप सभी जानते हैं, जिसमें एक बड़ा प्रसिद्ध नाम था कि राजा के, अकबर के जितने भी रत्न से उसमें से राजा टोडरमल एंड ऑल बहुत फेमस रहे। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, बंदोबस्त सिस्टम, जाब्जी सिस्टम, बंदोबस्त सिस्टम किसके द्वारा लाया गया था? अकबर के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? अकबर के द्वारा लाया गया था। पीडीएफ मिलेगी, कल मैंने पीडीएफ डाली थी कि नहीं? किस किसने देखी थी पीडीएफ? किस किसने डाउनलोड कर ली टेलीग्राम चैनल से? कल की पीडीएफ किस किसने डाउनलोड करी? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। मैंने कल सबसे पहले पीडीएफ ही डाली थी, क्लास एंड होती है। आज भी डालूंगा मैं सबसे पहले पीडीएफ ही। बस आज कम्युनिकेशन जो है ओपन हाउस सेशन अनअकैडमी पे होने वाला है। कोई भी बच्चा, चाहे आप फ्री क्लासेस में हो, किसी भी क्लास में हो, मुझसे आप बात कर सकते हो। ठीक है, आप जो है वर्बली मुझसे बात कर सकते हो। अभी तो मैं आपके मैसेज देख रहा हूं, आज आप 8:10 पे मुझसे वर्बली बात भी कर सकते हो। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लेना। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मिल सकता है। ये क्वेश्चन आपको, चलो जो जो मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूं। जहांगीर का पढ़ते हैं। अकबर ने मनसबदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था कि हर एक ऑफिसर को एक रैंक दी गई थी और वो हेरिडिटरी नहीं थी। बड़ा फेमस है कि भैया मनसबदारी सिस्टम किसने स्टार्ट किया। ठीक है ना। ओपन हाउस सेशन में अमनदीप शर्मा सर्च कर लेना, अमनदीप शर्मा देख लेना अनअकैडमी पे जाके। अगर आप कोई भी डिस्कशन करना चाहते हैं तो ओपन हाउस सेशन में जाके अमनदीप शर्मा एक बारी देख लेना। ठीक है, आपको ओपन हाउस सेशन मिलेगा जिसमें आप मुझसे बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं जहांगीर के बारे में बता रहा हूं। देखो आप सभी जानते हैं कि मुगल एम्पायर में अकबर तक जो था वो एक ये सिस्टम था कि मुगल एम्पायर सिर्फ मुगल एम्पायर था, उसी का राज था। जहांगीर के समय में ब्रिटिशर्स ने भारत में आगमन एक बारी को कर दिया था। ठीक है, उससे पहले भी कर दिया था, लेकिन जहांगीर के समय में जो है रॉयल पैट्रनेज और ये सब चीजें की गई। सूरत में फैक्ट्री बनाने को कहा गया था, ये सब चीजें जहांगीर के समय में हुई। ठीक है, बहुत फेमस नाम है जहांगीर। जहांगीर का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। जहांगीर का एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर के दरबार में आए थे सबसे पहले। क्वेश्चन आपको मिलता है कि भैया जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कौन आए, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे।
ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है, कि जहांगीर के दरबार में सबसे पहले कौन आए थे, तो कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे। क्वेश्चन आपको 100% मिलेगा ये बेटा। इसकी जो है इंडियन हिस्ट्री की मैं प्लेलिस्ट भी बनवा रहा हूँ, पूरी प्लेलिस्ट बनेगी हर एक की। 7 बजे वाईफाई स्टडी पे जो पढ़ोगे उसकी प्लेलिस्ट बनवाऊंगा, ठीक है। आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है तो प्लेलिस्ट इसकी बनेगी, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री की कंप्लीट प्लेलिस्ट दे दूंगा, मेरे टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी पे ही होंगे। सर्च कर लेना, सर्च करते ही जो सबसे ऊपर दिख जाए जिसमें सभी कनेक्टेड हो उसी में आप जुड़ जाना। शाम को 7 बजे पूरी जीके थ्योरी पढ़ लेंगे। चलिए देखो, जहांगीर के दरबार में 2 व्यक्ति आए थे। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस, ठीक है, और उसके बाद थॉमस रॉय के जो है ना, थॉमस रॉय आए थे जो कि किंग जेम्स फर्स्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे, राजदूत थे, ठीक है। किंग जेम्स फर्स्ट के रिप्रेजेंटेटिव थे, राजदूत थे थॉमस रॉय, जो कि जहांगीर के दरबार में आए थे, ठीक है। और इनको जो है सूरत में पोर्ट एस्टेब्लिश करना था, इसके लिए जो है ये जहांगीर के दरबार में आए थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, ठीक है। देखो इन्होंने पहले, बहुत सारे बच्चों के ना माइंड में ये रहता है, या फिर उन्होंने कहां से इतिहास पढ़ा है पता नहीं, लोगों के मन में ये रहता है कि जहांगीर ने एकदम से बस पैसों के चलते जो है परमिशन दे दी, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं था, पैसों के चलते परमिशन नहीं दी गई थी। पहले इन्होंने इनिशियली रेजिस्ट किया था, रोका था, मना किया था कि भैया हम नहीं देंगे, ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन रेजिस्ट करने के बाद में परमिशन देनी पड़ी ड्यू टू सम रिवोल्ट्स एंड ऑल, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। जहांगीर के बाद शाहजहां, ठीक है। शाहजहां जो है, शाहजहां बहुत लंबा राजनीति किए, लेकिन शाहजहां के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे कहा जाता है, ठीक है। प्रिंस ऑफ बिल्डर्स किसे कहा जाता है, क्वेश्चन आ सकता है कि भैया इसके द्वारा पूरा आर्किटेक्ट किया गया। भारत में जो आप प्रसिद्ध बिल्डिंग्स जितने भी देखते हो, आर्किटेक्ट मुगल एम्पायर का जितना भी देखते हो, वो सारा आर्किटेक्ट जो है मुगल एम्पायर का किसके समय में हुआ था, शाहजहां के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था, शाहजहां के समय हुआ था। प्रिंस ऑफ बिल्डर कहा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं कि भाई प्रिंस ऑफ बिल्डर किसे कहा जाता है, शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर कहा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे लाल किला, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जामा मस्जिद एंड ऑल, जितना भी कुछ है ये फेमस जो भी बनाया गया है, ठीक है, ये सब कुछ शाहजहां के द्वारा बनवाया गया। आगरा का ताजमहल और ये सब तो आप सभी जानते हैं, इसलिए इन्हें प्रिंस ऑफ बिल्डर कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगरा का ताजमहल के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है। मुमताज महल की याद में, ठीक है, बना था ताजमहल। गजब याद थी यार, ताजमहल बना 1631 में, ताजमहल की स्थापना की गई, बनाया गया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। और भी बहुत सारी चीजें है ना, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो किसके द्वारा बनाई गई थी, शाहजहां के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पे जो है रेड फोर्ट और जामा मस्जिद दिल्ली में जो है, पुरानी दिल्ली का जो भी कंस्ट्रक्शन हुआ है वो सारा का सारा जो है किसके समय में हुआ, शाहजहां के समय में हुआ। प्रसिद्ध नाम है शाहजहां भी इसलिए, ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। चलिए उसके बाद शाहजहां के बाद जो फाइनली जो हम कह सकते हैं औरंगजेब, ठीक है। औरंगजेब जो है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आलमगीर का टाइटल किसने अज्यूम किया था। ये क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा कि बेटा जो भी बच्चा देख रहा है अपने कमेंट बॉक्स पे जरूर डालिया करो, और डेली 7 बजे आओगे तो फायदा होगा, क्योंकि हम जितना टाइमलाइन से पढ़ेंगे उतना ज्यादा बढ़िया। आज मैं मुगल एम्पायर खत्म करा दूंगा, कल मैं यूरोपियंस पावर का आगमन पूरा चैप्टर स्टार्ट कराऊंगा, मतलब मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को स्टार्ट करा दूंगा। मुगल एम्पायर के खत्म होते मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होगी थी, उसी को हमें पढ़ना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। कल 7 बजे की क्लास मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, उसमें 4 से 5 दिन लग जाएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा काम आएगी। आलमगीर का टाइटल किसे मिला था, औरंगजेब ने इस टाइटल को एज्यूम किया था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है, चलिए आलमगीर का टाइटल का क्वेश्चन, है ना, ये आपको मिल सकता है आलमगीर के टाइटल का। देखिए आप सभी जानते हैं कि इनके औरंगजेब के अगेंस्ट जो सबसे ज्यादा रिवोल्ट किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, सिख के द्वारा किया गया था।
सिख कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा रिवोल्ट किया था, ठीक है, और जायज भी था रिवोल्ट करना, क्योंकि इनकी जो पॉलिसी है सेकुलर पॉलिसी नहीं थी, ठीक है। तो सिख कम्युनिटी के द्वारा औरंगजेब के अगेंस्ट बहुत सारे रिवोल्ट किए गए थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे सिख हैं जिन्होंने एक कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा रिवोल्ट किया। अच्छा, मैंने आपको कल या परसों में जजिया टैक्स पढ़ाया था, जजिया टैक्स पढ़ाया था। जजिया टैक्स किसने लगाया था बताइए, जजिया टैक्स किसके द्वारा लगाया गया था? जजिया टैक्स मैंने कल या परसों आपको पढ़ाया है, जब मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री शाम को 7 बजे स्टार्ट कराई थी, ठीक है, मैंने आपको जजिया टैक्स पढ़ाया था। आज बताइए जजिया टैक्स किसने पढ़ाया था? री इंट्रोड्यूस किया गया था औरंगजेब के द्वारा। री इंट्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था। लेकिन जजिया टैक्स लगाया किसके द्वारा गया था? जल्दी से बताइए, बताइए जल्दी से, जजिया टैक्स किसके द्वारा लगाया गया था? स्पेशल टैक्स था इल्तुतमिश के द्वारा, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। पढ़ना स्टार्ट कर दो, जो जो पिछला पढ़ा है वो सारा पढ़ना स्टार्ट कर देना। कल या परसों की क्लास में मैंने आपको जजिया टैक्स पूरा समझाया था कि किस पे लगा था, किसने लगाया था। बस अभी मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि री इंट्रोड्यूस किया था किसने? औरंगजेब के द्वारा जजिया टैक्स को री इंट्रोड्यूस किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यार, आपको आना चाहिए था, ठीक है। अब कल जब मैं मुगल एम्पायर के बाद आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ाऊंगा शाम को 7 बजे, मैं आपसे पूछूंगा सबसे पहली चीज औरंगजेब या इन सब के ऊपर, ठीक है। इन्होंने बहुत से लोगों को डिफीट किया था, बहुत सारी डायनेस्टी जैसे सिया सुल्तान ऑफ बीजापुर इन्हें हराया, उसके अलावा गोलकोंडा को हराया, कुतुब शाही डायनेस्टी को खत्म किया औरंगजेब के द्वारा। खतरनाक रूलर था औरंगजेब, मैं कह सकता हूं एक तरीके से कि भाई खतरनाक रूलर था, जिसके द्वारा सिया सुल्तान ऑफ बीजापुर, गोलकोंडा और कुतुब शाही डायनेस्टी इन सबको हराया गया, ठीक है। ये 3 ध्यान रखना शासक जिनको जो है औरंगजेब ने हराया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपको मिल सकता है, ठीक है। देखिए औरंगजेब की जब मृत्यु हुई ना, बहुत बड़ा कारण था मुगल एम्पायर के समाप्त होने का और ब्रिटिशर्स का राज होने का और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के स्टार्ट होने का। ब्रिटिशर्स के राज होने का, स्टार्ट होने का कारण ना सबसे बड़ा यह माना जाता है कि औरंगजेब की मृत्यु होना, ठीक है। औरंगजेब के डिक्लाइन के बाद मुगल एम्पायर की स्थापना हुई, ठीक है। मुगल एम्पायर खत्म हुआ सॉरी, और ब्रिटिश एम्पायर की स्थापना हुई, है ना। सर क्लास स्टार्ट कब होती है? शाम को 7 बजे स्टार्ट होती है। आपको रोज एक चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। आज आपका मुगल एम्पायर खत्म हो गया, कल आपकी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट होनी है। कल समय पे 7 बजे आ जाना। और अभी मैं आपको एक ओपन हाउस सेशन कराने वाला हूं, उस ओपन हाउस सेशन का हिस्सा बनना है टेलीग्राम चैनल से, ठीक है। ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल से ओपन हाउस सेशन का, ठीक है, जो है हिस्सा बनना है। औरंगजेब के बाद बहादुर शाह एंड सेकंड मुगल एम्पायर का हिस्सा बने, जो कि आपको पता ही है बाद में। तो अभी हम कल क्या पढ़ने वाले? यूरोपियंस इन इंडिया पढ़ने वाले हैं। हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि मैं आपको पूरा टाइमलाइन के साथ पढ़ा रहा हूं, ठीक है, टाइमलाइन के साथ पढ़ा रहा हूं। तो अभी मैं आपको कल जो 7 बजे वाईफाई स्टडी पे जो है यूरोपियंस इन इंडिया पढ़ाने वाला हूं। मेरा टेलीग्राम चैनल है अमन सर वाईफाई स्टडी से, आप एक बार सर्च कर लो। 7 PM पे कल आपको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट करवा दूंगा, ठीक है। सर्च कर लो, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कनेक्टेड हो उसमें कनेक्ट होना। इसमें मैंने एक मैसेज आपके लिए ड्रॉप किया है, अगर आप मुझसे पहली बार पढ़ रहे हो तो एक गाइडेंस के लिए मैसेज ड्रॉप किया, उसे जरूर देखना, ठीक है। प्रायोरिटी बेसिस पे इस टेलीग्राम चैनल पे देखना। पीडीएफ आपको जस्ट क्लास के एंड होते ही मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ो, पीडीएफ आपके पास अवेलेबल होने वाली है, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए तो कल मिलते हैं दोबारा यूरोपियन इंडियन के सेशन के साथ। जितना भी है मैं आपको यूरोपियन इंडियंस कल स्टार्ट करा दूंगा, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी आपकी। बस ध्यान रखना, अभी आपके लिए एक ओपन हाउस सेशन रखा है। कहां पे? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, अमन सर वाईफाई स्टडी। मैं आपके लिए एक ओपन हाउस सेशन ला रहा हूं जिसका कोड है लाइव अमन। आप इस कोड को यूज करो, अनअकैडमी पे जाओ, ओपन हाउस को ओपन करो और लाइव अमन कोड एंटर करके ओपन करना, ठीक है। और मुझसे डायरेक्ट बात करिए, ठीक है, फ्री है सबके लिए। मैं इसमें आपकी सारी परेशानियों का हल निकाल दूंगा, ठीक है। 15-20 मिनट में आपसे डिस्कस करूंगा, हर एक बच्चे से इंडिविजुअली डिस्कशन हो जाएगा। तो आप अगर चाहते हो, कोई डाउट है या लगता है, अनअकैडमी पे जाओ, अनअकैडमी की ऐप पे ओपन हाउस पे क्लिक करो, लाइव अमन कोड यूज करो, अमनदीप शर्मा प्रोफाइल सर्च करो। क्या सर्च कर रहा है? अमनदीप शर्मा,
मेरा प्रोफाइल होगा अमनदीप शर्मा के नाम से, उस पे जाओ और मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इसका लिंक प्रोवाइड करा रहा हूं 10 मिनट में। मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाओ, वहां से भी आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। लाइव अमन कोड यूज करना है, ठीक है। अमन सर वाईफाई स्टडी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलिए बेटा, इससे पहले पार्ट फर्स्ट और सेकंड भी हो चुका है, एक 3.5 घंटे का था, एक 2 घंटे के आसपास का था, वो भी देख लेना। धीरे धीरे सारे पार्ट्स खत्म कर देंगे शाम को 7 बजे वाईफाई स्टडी पे, ठीक है। चलिए, तो अभी हम मिलते हैं ओपन हाउस सेशन में। मेरे टेलीग्राम चैनल पे लिंक भी आ जाएगा, वहां से भी जुड़ जाओ और सीधा अनअकैडमी पे जाके भी लाइव अमन कोड यूज करके आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, आप बाकी जो है आपका ये अनलॉक कोड भी आपके लिए अवेलेबल है अभी। बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे अभी 20% डिस्काउंट मिल रहा है लाइव अमन पे। सब्सक्रिप्शन जब आप लेंगे अनअकैडमी पे तो लाइव अमन कोड को यूज करना, चाहे आप ओपन हाउस में जुड़ने के लिए यूज करो, लाइव अमन कोड को यूज करो, 20% डिस्काउंट ले लो। ये सिर्फ आज के लिए बचा है। लिंक आपको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दिया 20% डिस्काउंट का भी, तो आप ये 20% डिस्काउंट आज में ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको फायदा हो, ठीक है। और इसी टेलीग्राम चैनल पे आएगा। अगर आप मुझसे कनेक्ट हो रहे हो तो बेसिकली आप इस टेलीग्राम चैनल से ही जुड़ेंगे और 7 बजे डेली क्लास ले सकते हैं आप। 7 बजे डेली क्लास हो सकती है। ये 20% डिस्काउंट का ये बेनिफिट आपको होगा ही होगा। चलिए, तो फिर सेशन को मैं एंड कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, सेशन को मैं एंड कर रहा हूं, तो मिलते हैं आप सभी से, ठीक है। 10 से 15 मिनट में ओपन हाउस सेशन में, जो कि अनअकैडमी पे होने वाला है। मेरा कोड लाइव अमन यूज करके आप अनअकैडमी पे ओपन हाउस सेशन में जाइए, कोड को एंटर करिए, अमनदीप शर्मा प्रोफाइल सर्च करके वहां पे आप डिस्कशन के लिए आ सकते हैं। और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मैं उसको प्रोवाइड करा रहा हूँ, ठीक है। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे दोबारा इसी क्लास के 4th पार्ट के लिए, जिसमें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे और आराम से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को खत्म करेंगे, ठीक है। थैंक